नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो है सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ये, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो देखिए इसके तहत जो है आजीविका मिशन, तो आजीविका से संबंधित जो है इस एडीओ के सिलेबस में हमें एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो उससे संबंधित इस योजना के संबंधित वहां भी पढ़ेंगे। और इसमें भी जो है इसको दिया गया है ग्रामीण विकास में, तो ग्रामीण विकास में जो है इस आजीविका मिशन योजना का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसलिए जो है इसमें भी हम पढ़ रहे हैं इसे। और अलग से आजीविका संबंधित जो है अलग से हम चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी हम जो है इस योजना को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वहां बाद में एक बार रिवीजन बस हो जाए वहां पास, तो यहाँ हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इसे। अगर इससे पहले की वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित इससे पहले जो है 3 वीडियो डल चुके हैं। तो चलिए जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो देखिए इसे NRLM नेशनल रूरल लाइब्रेरी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसके संबंध में जो है इसे याद रखिएगा कि इसका नाम जो है पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, इसे अब इसका नया नाम क्या हो चुका है, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो चुका है। तो यह जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था देख सकते हैं, जून 2011 में। तो यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस योजना का आपको डेट याद रखना ही है। जून 2011 में प्रारंभ किया गया था और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, 2016 में। 29 मार्च 2016 को इसका नाम जो है NRLM से परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया है, DAY NRLM अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। ठीक, कब किया गया है, 29 मार्च 2016 को। तो यह तिथि आपको याद रखना है। यह कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इससे पहले हम मनरेगा को भी देखे थे, तो वह भी जो है इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका प्रदान किया जाएगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आजीविका दिया जाता है, इसके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो आजीविका हेतु वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए एक माध्यम है यह योजना। ठीक, तो ये गरीबी को खत्म करने के लिए लाया गया योजना है। देखिए इस योजना के संबंध में एक कथन प्रचलित है, तो इस कथन को आप याद रखेंगे। तो यह जो है ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में है। तो निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम, तो यह किससे संबंधित कथन है, तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित कथन है। निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम कहा जाता है इसे। ठीक, तो इसके प्रारंभ, नाम परिवर्तन, कौन से मंत्रालय द्वारा, इसके उद्देश्य, इन सभी टॉपिक को हम देख लिए। अब आगे चलिए इसके जो है सहायता। तो यह मिशन जो है विश्व बैंक के आंशिक रूप से निवेश की सहायता से यह जो है चलाया जा रहा है। तो विश्व बैंक की सहायता से इस योजना को क्रियान्वयन किया जाता है, याद रखेंगे। इसमें जो है विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। NRLM का मिशन क्या है, तो इसका देखिए विजन और मिशन दो अलग अलग चीजें होते हैं। तो इसका मिशन क्या है, गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना। तो उन्हें स्वयं का स्वरोजगार दिलाकर जो है इस योजना के तहत उनकी निर्धनता कम करना इसका प्रमुख मिशन है, ताकि गरीबों के मजबूत बुनियादी स्थापना के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। तो उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाने के लिए इस मिशन के द्वारा जो है उन्हें स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध करा के उनकी निर्धनता को कम करना इसका लक्ष्य है। ठीक, अब इसकी मूल्यों की बात करें तो इसके बहुत सारे मूल्य हैं। तो इसमें कौन कौन से मूल्य इसमें शामिल है, तो देखिए इसके मूल्य का तात्पर्य क्या रहेगा कि इसका जो है क्रियाकलाप के संबंध में मुख्य दिशा निर्देश के लिए जो मूल्य अपनाए गए हैं उन मूल्य से संबंधित है। तो इस मिशन के लिए, इस योजना के तहत जो है जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वही सब इसके मूल्य में आएंगे। तो देखिए पहला क्या है इसका मूल्य, सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। तो देखिए निर्धन, सभी निर्धन, तो सबसे गरीब व्यक्ति है उन्हें जो है सभी प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए ये पहला मूल्य हो गया। दूसरा देखिए सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो सभी जो भी प्रक्रिया होंगे और जो भी स्थापना किया जाएगा, संस्थाओं की स्थापना, संस्थापन का मतलब है संस्था का स्थापना, तो इसमें जो है पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना जो है इसका महत्वपूर्ण मूल्य है। अगला देखिए आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी के सभी स्तरों पर गरीबों का स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना। तो सभी आयोजनों, कार्यक्रमों और निगरानियों में गरीबों का स्वामित्व तथा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा इसमें। अगला है सामुदायिक स्वनिर्भरता। तो सामुदायिक रूप से जो है स्वनिर्भरता बनाना भी इसका एक मूल्य है। तो ये 4 प्रमुख मूल्य है NRLM का।
उसके बाद इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो पहला है स्वयं सहायता समूहों की खाता बहियों के अनुसार स्वयं सहायता समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय अस्तित्व में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जो स्व सहायता समूह, तो इसमें स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है, संस्था या स्व सहायता समूहों का। उसके लिए पात्र क्या होगा, 6 माह, कम से कम 6 माह तक वह सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए। सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए, वह जो है कार्य करते रहे, जो स्व सहायता समूह है 6 माह तक, कम से कम 6 माह तक, तभी वह पात्र होगा, न कि खाता खोलने की तारीख से। देखिए, एक होता है खाता खोलने की तारीख, तो खाता खोला किसी भी समय खाता खोला जा सकता है। उसके बाद जो है इन्हें 6 माह तक अगर एक्टिव है, 6 माह तक सक्रिय है, तब वो जो है इस योजना के तहत जो है पात्र रहेंगे। अगर वो खाता खोलने के बाद भी जो है एक्टिव नहीं है 6 माह तक की कंटिन्यू, तब उन्हें जो है पात्रता नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो 6 माह तक सक्रिय रहना इसका महत्वपूर्ण पात्रता के लिए जो है कंडीशन है। उसके लिए और भी कंडीशन है, तो देखिए और क्या है, स्व सहायता समूहों को 5 सूत्रों का पालन करना। तो 5 सूत्रों का पालन करना पड़ेगा। वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं, आप देखिए, इसे याद रखना है आपको, 5 सूत्रों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, नियमित बैठकें, नियमित बचत करना, नियमित अंतर ऋण, समय पर पुनर्भुगतान, तो समय पर भुगतान करना, और 5वां है अद्यतन खाता बही। तो हमेशा जो है खाता को अपडेटेड रखना है, खाता बही को अपडेटेड रखना है नवीनतम आंकड़ों के साथ। तो ये 5 जो है पंचसूत्र कहलाते हैं एनआरएलएम के तहत। तो स्व सहायता समूहों को इनको पालन करना भी आवश्यक रहता है। नियमित बैठक करना, नियमित बचत, नियमित अंतर ऋण, और समय पर पुनर्भुगतान तथा अद्यतन खाता बही को मेंटेन करना। तो ये सभी जो है पंचतंत्र को पालन करना आवश्यक होता है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, पात्रता नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार योग्य होना चाहिए। तो नाबार्ड द्वारा जो निर्धारित ग्रेडिंग मानदंड है उसके अनुसार योग्य होना चाहिए। जब भी SHG, तो SHG का अर्थ जो है स्व सहायता समूह है, तो जब भी ये SHG आएगा उसका अर्थ समझिएगा आप स्व सहायता समूह से संबंधित कर रहे हैं। तो स्व सहायता समूहों के संघ अस्तित्व में आएंगे, जो बैठकों की सहायता के लिए संघों द्वारा ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। तो नाबार्ड द्वारा जो ग्रेडिंग मानदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार स्व सहायता समूहों को जो है होना चाहिए, उनकी ग्रेडिंग का पालन करना चाहिए, तभी जो है वह पात्र होंगे। उसके बाद अगला देखिए, मौजूदा बंद पड़े स्व सहायता समूहों की ऋण के लिए पात्र हैं। तो जो बंद पड़े हुए स्व सहायता समूह ऋण के लिए पात्र हैं, यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और वे कम से कम 3 माह तक सक्रिय हो, अगर वे 3 माह तक सक्रिय हैं तो इन्हें ऋण दिया जाएगा। ऋण के लिए पात्र कब होंगे, अगर जो बंद हो गए हैं, फिर से चालू करके उसे क्या 3 माह तक अगर सक्रिय हो गए हैं तब भी वो ऋण के लिए पात्र होंगे। ठीक, यहाँ पास योजना के लिए नोट पॉइंट दिया गया है। देखिए, एनआरएम की औपचारिक शुरुआत से 12 माह के भीतर सभी राज्यों द्वारा एनआरएम को अपनाया जाना है। तो देखिए, यह जो योजना जारी किया गया था उसके बाद, तो कब जारी किया गया था, जून 2011 में यह योजना जारी किया गया था। तो इसी जून 2011 से लेकर के 12 माह के अंतर सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि इस योजना को अपनाया जाना है। ठीक, तो ये एक केंद्रीय योजना है। उसके बाद देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है इसके संबंध में एक राज्य द्वारा भी योजना जारी किया गया है, जिसका नाम भी यही है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसे छत्तीसगढ़ में इसे बिहान नाम दिया गया है, तो इसके संबंध में भी हम आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे बिहान के संबंध में। इसके संबंध में बिहान के अंतर्गत और क्या क्या योजना चलाए गए हैं इन सबको देखेंगे, तो आगे देखेंगे। अभी आप समझिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें जो है पूरा केंद्रीय स्तर पर सभी राज्यों में अलग से जारी किया जाएगा। इन्हीं योजनाओं को राज्य के माध्यम से ही चलाया जाएगा, पर केंद्र आधारित योजना है, जिसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है पूंजी निवेश किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से खोला गया योजना है, चलाया जा रहा है योजना है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। चलिए अब अगला देखिए, इसके संबंध में विशेषता। तो इस योजना की विशेषता क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहले देखिए, यह सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता, तो इसके अंतर्गत यूनिवर्सल सामाजिक एकजुटता आएगा। तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवारों से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। तो सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता, तो सभी निर्धन परिवारों के, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को जो है उस स्व सहायता समूह में शामिल करना भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बाद में महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को किसान संघों, दुग्ध उत्पादक सहकारिताओं, बुनकर परिसंघों के रूप में संगठित किया जाएगा, ताकि आजीविका संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ठीक, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, एनआरएम के तहत समाज से वंचित वर्गों की पर्याप्त कवरेज इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी, तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो परिवार है उनके 100% कवरेज के लक्ष्य पर विचार करते समय 50% लाभार्थी ST/SC हो और 15% अल्पसंख्यक हो तथा 3% विकलांग। तो देखिए, जो बीपीएल परिवार को ध्यान में रखेंगे तो पूरा सभी तो बीपीएल परिवार के ही होंगे जो इसमें सदस्य रहेंगे। उसमें से भी 100% बीपीएल परिवार के हैं, उनमें से क्या होना चाहिए, 50% SC या ST, दोनों मिला के 50% होने चाहिए ST/SC, और 15% अल्पसंख्यक हो और 3% विकलांग सदस्य हो। ठीक, इसके अंतर्गत
उसके बाद देखिए अगला है परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी। तो परिक्रामी निधि को जो है रिवॉल्विंग फंड के नाम से जाना जाता है, रिवॉल्विंग फंड, तो आरएफ के नाम से भी जाना जाता है, आरएफ रिवॉल्विंग फंड तथा पूंजीगत सब्सिडी। तो सब्सिडी का अर्थ मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो देखिए इसके साथ जो है स्व सहायता समूहों के परिक्रमी निधि जो 70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवार से संबंधित होने पर, तो यह जो परिक्रमी निधि कब दिया जाएगा, 70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवार से संबंधित हो तब प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है परिक्रमी निधि को, रिवॉल्विंग फंड को। पूंजीगत सब्सिडी निधि स्व सहायता समूहों को सीधे दी जाएगी अथवा परिसंघों के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए यह जो है स्व सहायता समूह को पूंजीगत जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट दिया जा सकता है या फिर उसको जो है किसी परिसंघ के माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान। तो ब्याज पर भी सब्सिडी दिया जाता है। इसके तहत देखिए स्व सहायता समूहों को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिन्होंने प्रमुख वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है, जो कि सही समय पर ऋण की वापसी पर आधारित रहता है। अगर सही समय पर ऋण को दे दिया जाता है तब जो है 7% की वार्षिक ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की भी प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये जो है तीसरा हो गया विशेषता, ब्याज सब्सिडी का प्रावधान रहता है। इसके अंतर्गत देखिए यह किसी स्व सहायता समूह द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने की स्थिति में लागू नहीं होगा, और पूंजीगत अगर सब्सिडी प्राप्त करता है तब उन्हें जो है यह ब्याज सब्सिडी नहीं दिया जाता है। उक्त स्व सहायता समूहों को ब्याज आधारित सब्सिडी तभी दी जाएगी जब उसके द्वारा पूंजीगत सब्सिडी आधारित ऋण वापस करने के बाद नया ऋण लिया जाए। तो पूंजीगत अगर सब्सिडी को वापस कर दिया जाता है उनके द्वारा, अर्थात जो पूंजीगत पहले दिया जाता है खर्च के लिए, पूंजीगत के लिए, तो पहले जो है क्या दिया जाता है, अगर कोई स्व सहायता समूह बन रहा है तो उनको पहले जो पूंजी लगता है उसमें जो है उनको सब्सिडी दिया जाता है। तो उसे वापस करने पर ऋण, उसका जो ऋण लिया गया है पूंजीगत सब्सिडी के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए, उसे वापस करने के पश्चात अगर नया ऋण लिया जाता है तो उस नए ऋण पर ही हमें क्या मिलता है, या जो ब्याज का सब्सिडी मिलता है वह जो है नए मिलेगा। इसकी सीमा संचयी ऋण के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति सदस्य होगा। 70% सदस्य बीपीएल परिवार से होना चाहिए। ठीक, 1 लाख रुपए प्रति सदस्य होना चाहिए। अगर देखिए कौशल विकास तथा नियोजन की परियोजना, इस परियोजना में आवंटन का 15% नियत किया जाता है। तो कौशल विकास संबंधित इसके लिए 15% नियत रहता है, कौशल विकास हेतु इसमें खर्च करना रहता है। चलिए अगला देखिए सामाजिक समावेशन, एकजुटता और संस्थान। तो ये आप सामाजिक समावेशन, एकजुटता और संस्थान इस मिशन के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है सामाजिक रूप से कैसे कि इसमें कितने व्यक्ति किस वर्ग से शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए आमतौर पर 10 से 20 व्यक्तियों का यह एक समूह बनता है। स्व सहायता समूह जो है आमतौर पर 10 से 20 व्यक्ति, और वही दुर्गम क्षेत्रों में देखें तो ये 5 से 20 व्यक्तियों का समूह होगा। तो एक स्व सहायता समूह बनाने के लिए आम जो नॉर्मल क्षेत्र है वहां तो 10 से 20 सदस्य होंगे, और वही दुर्गम क्षेत्रों में 5 से 20 सदस्य होंगे एक स्व सहायता समूह के लिए। ठीक, देखिए सफल स्व सहायता समूह कार्यनीति के प्रमुख अवयव क्या क्या होते हैं। देखिए इसके लिए जो है पहला है स्वनिर्धारित या स्वैच्छिक समूह सदस्यों का मानदंड। तो स्वनिर्धारित स्वैच्छिक समूह सदस्यों का समूह मानदंड रहेगा पहला। दूसरा कहेगा समूह सदस्य में एकजुटता, अर्थात स्वचयनित प्रक्रिया के जरिए जो है अपनाया जाएगा। तीसरा है समूह द्वारा नियत बचत और आपसी लेन देन का मानदंड तैयार किया जाएगा। चौथा है निर्बाध उपयोग के लिए अपनी बचत से आपस में शुरुआती लेन देन करना। पांचवा है सहायक सेवाएं, जिसमें प्रशिक्षण, बुक कीपिंग ऐसे जो है सहायक सेवाएं दिया जाएंगे, मुहैया कराने के लिए सामाजिक पूंजी को लगाना होता है। अगला है सदस्यों की ऋण संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी संवर्धन के लिए बैंकों से ऋण और परिक्रमी निधि लिया जाएगा। अगला देखिए SHG अर्थात वही स्व सहायता समूहों का उच्च श्रेणी का परिसंघ होना। तो स्व सहायता समूहों का क्या होना चाहिए, उच्च श्रेणी का परिसंघ भी होना चाहिए, तब जो है ये क्या बनेंगे, एक स्व सहायता समूहों का निर्माण हो पाएगा। ठीक, तो इसके लिए जो है ये निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण अवयव होना चाहिए वो यही है। चलिए अगला देखिए वित्तीय समावेशन। तो इसके लिए वित्तीय समावेशन कैसा किया जाएगा। तो देखिए SHG को परिक्रामी निधि अर्थात स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड की सहायता दिया जाता है, जिसके तहत NRLM प्रति स्व सहायता समूह कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 15,000 रुपए के साथ समूह संचय के रूप में SHG जिन्हें पहले कभी कोई RF नहीं दिया गया है, तो रिवॉल्विंग फंड कभी किसी को नहीं दिया गया है, उन्हें जो है दिया जाता है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000 रुपए का जो है परिक्रमी निधि दिया जाएगा। यह जो है सहायता राशि के रूप में मुहैया कराया जाता है। देखिए परिक्रमी निधि प्राप्त करने के लिए SHG की पात्रता शर्तें इस प्रकार होंगी। तो क्या क्या पात्रता होना चाहिए देख सकते हैं आप। पहले कम से कम पिछले 6 महीनों से स्व सहायता समूह सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए। तो 6 महीने तक के जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो तब उन्हें परिक्रमी निधि दिया जाएगा। दूसरा क्या है, वो पंचसूत्रों का निष्पादन करना चाहिए। तो उन्हें जो है पंचसूत्र, तो देखें पंचसूत्र कौन कौन से हैं। ये नियमित बैठक होता है, नियमित बैठक, साथ ही नियमित बचत होता है, नियमित बचत, नियमित रूप से आपसी लेन देन अर्थात जो ऋण था वह हो गया, नियमित रूप से आपसी लेन देन,
समय पर भुगतान करना, अद्यतन बही खाते मेंटेन करना। उसके बाद तीसरा क्या है, पंचसूत्र के निष्पादन के आधार पर ग्रेड ए पार करना चाहिए। तो पंचसूत्र के निष्पादन के लिए उन्हें अलग अलग ग्रेड में बांटा रहता है, तो इसके निष्पादन के लिए ग्रेड ए को पार कर दिए गए तब उन्हें जो है रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। गहन ब्लॉकों में पंचसूत्र के अलावा स्व सहायता समूहों को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लांट तैयार करने में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ठीक, तो इन आधारों पे जो है अगर इन सबको शर्तों को अगर पूरा करते हैं तब उन्हें जो है रिवॉल्विंग फंड, तो आरएफ जो है रिवॉल्विंग फंड वह दिया जाएगा, जो मिनिमम कितना होता है 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 15,000 तक की जो है रहता है। अगला देखिए, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। तो व्यक्तियों को वित्तीय सहायता या कैसे दिया जाएगा, व्यक्तिक लाभार्थियों में पूंजीगत सब्सिडी सामान्य श्रेणी में अधिकतम 15,000 रुपए और SC ST में 20,000 रुपए। तो सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम जो है 15,000 रुपए का पूंजीगत सब्सिडी दिया जाता है, और वही ST SC श्रेणी में है तो कितना 20,000 रुपए का अधिकतम जो है पूंजीगत सब्सिडी दिया जाता है। अब देखिए, इसमें जो पंचायती राज संस्था है उनका क्या रोल होता है इस योजना में। ठीक, तो पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या क्या होगा इसके अंतर्गत देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को NRLM में विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी सहभागिता संकेतात्मक क्रियाकलापों में शामिल होंगे। तो क्या क्या क्रियाकलाप में शामिल रहते हैं, अत्यंत निर्धन और उनमें सर्वाधिक दुर्बल व्यक्तियों के लिए आरंभिक प्राथमिकता के द्वारा BPL परिवारों को निर्धारित करना और स्व सहायता समूहों में संगठित करना। तो देखिए, ग्राम पंचायत ही निर्धारित करता है कि कौन से परिवार जो है अत्यंत निर्धन परिवार में आते हैं, तो BPL परिवार के निर्धारण जो है इनके द्वारा किया जाएगा, तब जाके उन्हें स्व सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। तो इनका पहला भूमिका हो गया पंचायती राज का। दूसरा देखिए, विभिन्न स्तरों पर स्व सहायता परिसंघों को सुविधागत बनाना और उनकी प्रभावी कार्यकरण के लिए आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। तो देखिए, जो स्व सहायता समूहों का है उनको जो कुछ सुविधा होते हैं वो पंचायतों के माध्यम से दिया जाता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य करेगा, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, इनके द्वारा जो है सुविधा दिया जाएगा। और साथ ही इनके कार्य करने के लिए जो है आवास, तो कहाँ इनका कार्य किया जाएगा उसके लिए आवास और बुनियादी सुविधा यह जो है ग्राम पंचायत द्वारा ही बनवाया जाता है। तो उन्हीं बनवाए गए स्थलों में ही जो है इनका कार्य किया जाता है, तो उसके लिए आवास की व्यवस्था इनके द्वारा किया जाएगा। तीसरा देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजना क्रियाकलापों में स्व सहायता समूहों और उनके परिसंघों की प्राथमिकता मांगों को शामिल करना और उनके लिए उपयुक्त वित्तीय आवंटन करना। तो पंचायतों का भी वार्षिक बजट होता है, तो पंचायती राज में हम पढ़े थे, तो पंचायतों का जो वार्षिक बजट होता है, तो वहां अगर जिस ग्राम पंचायत में है स्व सहायता समूह, तो उनके लिए एक अलग से उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनके जो क्रियाकलाप है उनके लिए जो है अलग से बजट दिया जाता है इनके माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से। तो ये तीसरा भूमिका हो गया इनका। चौथा देखिए, तो स्व सहायता समूह नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय कराना। तो पंचायती संस्था है उनका ही रोल रहता है, अगर उन्हें कोई भी विभाग के साथ और एजेंसियों के साथ अगर समन्वय कराना है तो स्व सहायता समूहों को पहले जो है पंचायत के साथ संपर्क करना पड़ता है, तब जाके जो है विभाग और एजेंसियों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक, तो उनके मध्यस्थता का काम भी जो है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण रोल होते हैं पंचायती राज संस्थाओं का, किसमें, स्व सहायता समूहों के लिए। चलिए अब अगला देखिए, गरीबों की संस्थाओं की जिम्मेदारी। तो गरीबों की संस्थाओं की जिम्मेदारियां, तो इसके बाद गरीबों की संस्था निम्नलिखित जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं। तो क्या क्या जिम्मेदारी वहन करेंगे, तो ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भागीदारी करना। तो ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य मंचों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी करना। समुदाय आधारित निगरानी के जरिए फीडबैक उपलब्ध कराना। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं की विकासात्मक पहलुओं को सहयोग देना। चौथा, पंचायती राज संस्थाओं को अपने आयोजना संबंधित कार्यों में सहयोग देना। तो ये जो है गरीब संस्थाओं की जिम्मेदारियां रहेंगी। चलिए अब देखते हैं इसकी संरचना क्या होता है। तो पूरा जो NRLM योजना चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके जो है पूरा जो संरचना क्या होगा आप देख सकते हैं। इसे पूरा जो विकास स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो है निचले स्तर में उप जिला स्तर तक के हैं, अर्थात जिसे विकासखंड स्तर कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका क्रियान्वयन कहाँ होता है, तो यह जो है NRLM योजना के रूप में काम करता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्य करता है। वही राज्य स्तर पर जो है इसे स्टेट, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्य करता है। जिला स्तर पे वही जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के रूप में काम करता है, तो जिला आजीविका मिशन के रूप में, और वही उप जिला में जो है ब्लॉक के आधार पर काम किया जाता है। तो इन सब को डिटेल से अभी हम देखेंगे। इसके लिए जो है एक काउंसिल बनाया जाता है, तो ये सब काउंसिल जो है इस स्तर पर बने हुए हैं, इधर आप डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सहायक संरचना कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए NRLM सहकारी समिति, तो सलाहकारी समिति है NRLM के लिए, सलाहकारी समिति एडवाइजरी कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, केंद्रीय ग्रामीण
विकास मंत्री, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है वे जो है एनआरएलएम सलाहकारी समिति के अध्यक्ष रहते हैं। इसमें सदस्य और कौन होंगे देख लीजिए। तो इसके सदस्य हैं सिविल सोसाइटी संगठन, वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इसमें जो है ये सब सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सिविल सोसाइटी संगठन, वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब कार्य देखिए, इनका कार्य क्या रहेगा, एनआरएलएम के समग्र दृष्टिकोण, निर्देशन एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे और समग्र प्रगति की समीक्षा करेंगे। ठीक, तो ये जो है महत्वपूर्ण कार्य रहेगा इस सलाहकारी समिति का। अगला देखिए एनआरएलएम समन्वय समिति, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन समिति है, समन्वय समिति। तो इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं, सचिव। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं वे जो है समन्वय समिति के अध्यक्ष रहते हैं। इनका कार्य क्या रहेगा, एनआरएलएम की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, उसका जांच करना जो है इस समन्वय समिति का कर्तव्य होगा। और साथ ही जो संस्थाएं उनके मध्य जो है समन्वय स्थापित करना भी इन्हीं का कर्तव्य होगा। अगर देखिए अधिकार संपन्न समिति, तो अधिकार संपन्न समिति वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन करना तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निधि रिलीज करना। तो ये जो है इसके कार्य होंगे अधिकार संपन्न समिति के। ठीक, इसकी योजनाओं का जो वार्षिक योजना है उसका समीक्षा अनुमोदन करना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निधियों को रिलीज करना। तो निधि जो है आवंटित इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगर देखिए अब राज्य स्तर पर जो सहायक संरचना है, तो हम जो अभी देखे थे संरचनाओं में, तो जो राज्य स्तर पर सहायक संरचना है उसे देख लीजिए। तो पहला क्या है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य सरकार द्वारा गठित एसआरएलएम राज्य में, तो इसे हम आगे डिटेल से देखेंगे, इसका बिहार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। एसआरएलएम राज्य में एनआरएलएम से संबंधित सभी क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की जांच करेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में एसआरएलएम को सोसाइटी, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो एक सोसाइटी, न्यास और या कंपनी के रूप में जो है इसे शामिल किया जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। देखिए राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, तो इसी को हम देख रहे थे एसएमएमयू। तो राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष इसके पूर्वकालिक राज्य मिशन निर्देशक, एसआरएलएम के पूर्वकालिक राज्य मिशन निर्देशक इसके अध्यक्ष होते हैं। एसएमडी का कार्यकाल कितना रहेगा, इसे एसएमडी के नाम से जानते हैं, राज्य मिशन निर्देशक अर्थात स्टेट मिशन डायरेक्टर। तो इसके जो है कार्य कितना, 3 वर्ष के लिए कार्य रहता है। इसके जो अधिकारी हैं उनका रैंक क्या होना चाहिए, तो वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व जिला कलेक्टर या उनके समकक्ष अधिकारी होना चाहिए जो एसएमडी है वे। देखिए इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगे, तो इनके क्या क्या जिम्मेदारी दिया जाता है, तो राज्य में एनआरएलएम के सभी क्रियाकलापों का नेतृत्व करना, राज्य स्तर पर मिशन की नीति एवं कार्यक्रम दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार करना। तीसरा है जिला एवं उप जिला कार्यान्वयन सहायक संरचनाओं को मौके पर सहायता देना, विभिन्न घटकों विषयगत सहयोगों का गुणात्मक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ समुचित संपर्क सुनिश्चित करना, तालमेल एवं साझेदारी को प्रतिबंधित करना, आवश्यकता अनुसार कोई अन्य कार्य करना। तो ये सभी जो है इसके कर्तव्य होंगे एसएमडी के। देखिए जिला स्तर पर सहायक संरचना, अब यही जिला स्तर पर सहायक संरचना क्या होगा, तो जिला स्तर पर इसका प्रबंधन जिला मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाता है। तो जिला मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा इनके कार्य रहते हैं जिला से एनआरएलएम की क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना। तो जो राज्य स्तर पर किया जा रहा था एसएमएमयू द्वारा, वही अब जो है जिला स्तर पर डीएमएमयू द्वारा किया जाएगा। यह जिला प्रशासन, लाइन विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और निगमित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करेगा और तालमेल स्थापित करेंगे। तो जिला स्तर पर जितने भी विभागों में यह योजना जारी किया जाता है, जिन जिन विभागों के साथ इनका संपर्क रहता है, उन सबसे जो है संबंध जो है ये स्थापित करते हैं। देखिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली व्यापक जिला सलाहकारी समीक्षा और समन्वय समिति, जिसमें गरीबों की संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं, एनआरएलएम के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी और अनुवर्ती योजनाओं में सुधार व विकसित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी। ठीक, तो इसके लिए जो है जिला कलेक्टर के अध्यक्ष में एक सलाहकारी समिति और समन्वय समिति दोनों जो है जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में बनाया जाता है जिला स्तर पे। अगला देखिए उप जिला स्तर पर, तो उप जिला स्तर पर कौन सा काम करता है, बीएमएम। ठीक, तो बीएमएमयू जो है जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर काम करेगा। तो देखिए ब्लॉक मिशन प्रबंधन, तो ब्लॉक मिशन प्रबंधन की अध्यक्षता वाली ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई 3 से 5 व्यक्तियों का एक दल होगा, 3 से 5 व्यक्ति का दल होगा, अथवा देखिए समूह जो उप ब्लॉक पर समूह है उस स्तर पर परियोजना सुविधा प्रदाता दल होगा। दोनों का सम्मिलित रूप भी हो सकता है। ब्लॉक मिशन प्रबंधकों सहित उप जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार से अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे। तो देखिए खुले बाजार से या फिर प्रतिनियुक्ति के द्वारा भर्ती किए जाते हैं इन्हें।
चलिए अगला देखिए, राज्यों को निधियों का आवंटन। तो राज्य को जो निधि का आवंटन है किस प्रकार से किया जाता है उसे देख सकते हैं आप। तो इसमें केंद्र और राज्य का क्या अंशदान रहता है उसे देखिए। तो देखिए यह जो है डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं। देखिए एनआरएलएम केंद्र प्रायोजित योजना है जो दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा सभी राज्य और संघ क्षेत्रों में क्रियान्वित है। तो देखिए सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है यह योजना क्रियान्वित नहीं है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दोनों जो है जहां सिर्फ क्या यह योजना क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है एनआरएलएम योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसके लिए वित्त पोषण जो है केंद्र और राज्य दोनों का जो है रहता है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य में जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में, 7 सिस्टर राज्य और एक जो है कौन सा सिक्किम। तो इन राज्यों में जो है 90% केंद्र सरकार का अंशदान रहता है और 10% राज्य सरकार का रहा है। और वही अन्य सभी राज्यों में कितना रहता है, 75% केंद्र का और 25% राज्य का अंशदान रहेगा। और सभी संघ शासित राज्यों में, तो संघ यूटी में, तो सभी संघ शासित राज्यों में कितना रहता है, 100% जो है अंशदान केंद्र सरकार का ही रहता है इस योजना के माध्यम से। देखिए एनआरएलएम को केंद्रीय अंश की रिलीज 2 किस्तों में किया जाता है। तो इसका जो है 2 किस्त में रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय अंश को ना, राज्य को तो एक ही किस्त में किया जाता है और केंद्रीय जो है उसे 2 किस्त में। तो पहली किस्त कब दिया जाता है, अप्रैल मई के महीने के दौरान राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के तथा समय समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्ययन के तहत। तो पहले अप्रैल मई में दिया जाता है पहला किस्त जो है, इसमें राज्य वार्षिक कार्य योजना निर्धारित किया जाता है, उस तहत जो है इसमें पहला किस्त जारी किया जाता है। दूसरा किस्त कब दिया जाएगा, अक्टूबर दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिया जाता है। इसमें एनआरएलएम के अनुरोध पर निर्धारित प्रोफार्मा में तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पर, तो उनके जो कुछ शर्त दिए गए हैं उन शर्तों को पूरा करने के बाद अक्टूबर दिसंबर में जो है दूसरा किस्त दिया जाता है। तो क्या क्या शर्त होता है दूसरा किस्त प्राप्त करने के लिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या शर्त है, व्यय की पात्र मदे। तो व्यय के लिए क्या क्या पात्र मदे होते हैं देखिए। तो पहला है संस्था निर्माण। तो संस्था का निर्माण हो, प्रतिभागात्मक असुरक्षा आकलन, नए स्व सहायता समूहों का गठन और प्रोत्साहन, परिसंघ एवं अन्य समूहों का निर्माण। तो ये जो है संस्था का निर्माण होना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण। तो प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में क्या दिया देखिए, गरीबों की संस्था, सीआरपी, स्टाफ व अन्य भागीदारी, इसमें ज्ञान संवितरण, शिक्षा तथा समर्थन शामिल होगा। तीसरा है परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी। चौथा है ब्याज सब्सिडी। पांचवा है अवसंरचना सृजन तथा विपणन। छठवां है कौशल तथा प्लेसमेंट परियोजना। और सातवां क्या होता है, प्रशासनिक लागत। अभियान कार्यक्रम में प्रबंधन लागत जिसमें निगरानी, मूल्यांकन तथा शिक्षण शामिल होता है। ठीक, तो ये प्रशासनिक लागत में आता है। इसमें निगरानी के लिए, मूल्यांकन तथा शिक्षण, इन सब के लिए जो लागत बनना जाता है उसे प्रशासनिक लागत के तहत लगा जाता है। ठीक, तो इसके लिए पात्र होंगे ये। उसके बाद देखिए आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता कितना दिया जाता है, तो स्व सहायता समूहों का गठन एवं विकास के लिए 10,000 रुपए प्रति स्व सहायता समूह दिए जाएंगे। तो सबसे पहले गठन करने के लिए स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए प्रति स्व सहायता समूह दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा मिलता है इसमें परिक्रामी निधि, रिवॉल्विंग फंड। स्व सहायता समूहों को कार्य के रूप में प्रति स्व सहायता समूह कम से कम 10,000 रुपए तथा अधिक से अधिक 15,000 रुपए यह उन सभी स्व सहायता समूहों को दिया जाता है जिन्हें पहले परिक्रामी निधि प्राप्त न हुई हो। तो 70% से अधिक बीपीएल सदस्य वाले स्व सहायता समूह परिक्रामी निधि के लिए पात्र होते हैं। तो ये सब हम पहले से पढ़े ही हैं, परिक्रामी निधि कब किस कंडीशन में मिलता है और कितना मिलता है। ठीक, तो ये पहला तो हो गया जो पूंजी जो शुरू में स्टार्टिंग में दिया जाता है विकास के लिए स्व सहायता समूह के गठन और विकास के लिए 10,000। उसके बाद जो है परिक्रामी फंड के रूप में 10,000 से 15,000 रुपए तक दिया जाएगा। और तीसरा क्या होता है, पूंजीगत सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी के रूप में स्व सहायता समूहों का तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए पंजीगत सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपए और वही एसटी एससी विकलांग वर्ग के लिए 20,000 रुपए प्रति लाभार्थी दिया जाता है। अगला देखिए, प्रत्येक स्व सहायता समूह अधिकतम 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। तो प्रति व्यक्ति लिखा गया है, ये देखिए प्रति व्यक्ति लिखा गया है और प्रति सभी स्व सहायता समूहों में यह सब्सिडी कितना 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2.5 लाख अधिकतम रहता है सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। क्षमता निर्धारण एवं कौशल प्रशिक्षण, इसके लिए प्रति लाभार्थी 7,500 रुपए उपलब्ध कराया जाता है। क्षमता निर्धारण और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी 7,500 रुपए उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए इतने सारे अमाउंट जो है अलग अलग जो है प्रकार से दिया जाता है अमाउंट इस योजना के तहत। और भी बचा हुआ है देखिए, परिसंघों के स्थापित तथा प्रभावित के लिए कार्य निधि के लिए एक मुफ्त अनुदान भी दिया जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर 10,000 रुपए का अनुमान दिया जाता है परिसंघों के स्थायित्व के लिए। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर परिसंघों के लिए जो है 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और जिला स्तर पर जो है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ठीक, तो ये जो है अनुदान के लिए है, एक मुफ्त अनुदान दिया जाता है परिसंघों के स्थायित्व एवं प्रभाविता के लिए। अगला देखिए प्रशासनिक व्यय। तो प्रशासनिक व्यय का इसका आवंटन का 5% कौशल विकास तथा प्लेसमेंट से संबंधित घटक का निवल तथा RSETI के घटक का निवल।
तो देखिए यह जो है 5% दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यय जो है कौशल विकास तथा प्लेसमेंट से संबंधित घटक में 5% आवंटित किया जाता है। यह राज्यों को केंद्रीय रिलीज तथा तदनुसार राज्य अंश का 5% होता है। तो केंद्रीय रिलीज और राज्य अंश का जो है 5% जो है किसके रूप में, प्रशासनिक व्यय के रूप में भी दिया जाता है। ठीक, तो प्रशासनिक व्यय हम देखे हैं क्या क्या होता है प्रशासनिक लागत के अंतर्गत, उसी के रूप में दिया जाता है इसे। तो इतने प्रकार से जो है इन्हें जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है। तो जैसे पहले क्या हुआ था आर्थिक सहायता में, तो जैसे स्व सहायता समूह गठन या विकास करना है उसके लिए 10,000 रुपए, परिक्रामी निधि के रूप में 10 से 15,000 रुपए, पूंजीगत सब्सिडी के रूप में जो है सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपए और ST SC और विकलांग के लिए 20,000 रुपए जो है प्रत्येक व्यक्ति के रूप में दिया जाता है, जो अधिकतम कितना 2.5 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। और वही क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी 15,500 रुपए दिया जाएगा। और परिसंघों के निर्माण के लिए उसके स्थायित्व के लिए क्या क्या दिया जाता है, ग्राम पंचायत स्तर पर 10,000 रुपए, ब्लॉक स्तर पर 20,000 और जिला स्तर पर 1 लाख रुपए दिया जाता है। और प्रशासनिक व्यय के लिए जो टोटल कौशल व्यय में जो खर्च होता है वह जो कितना 5% जो है दिया जाता है। ठीक, जो राज्य सरकार का अंशदान है उसका 5% दिया जाता है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके आगे को देखते हैं। इसके आगे देखिए, तो अब जो है हम देखेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसका भी नाम वही है जैसे सेम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है। तो यह भी दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो अंत्योदय का अर्थ अगर आप नहीं समझते हैं तो देखिए अंत्योदय का अर्थ क्या होता है, अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। तो यह जो है दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया जो है, यह अंत्योदय शब्द जो है सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया था, यह अंत्योदय का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंतर्गत हर जो निचले स्तर पर जो गरीब है उस तक के जो है इसका उदय हो, यही जो है अंत्योदय कहलाता है। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही अंत्योदय है। ठीक, तो इसी के नाम पे रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में जो ग्रामीण आजीविका मिशन चलता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसका जो नाम है वह है बिहान। तो बिहान के नाम से जाना जाता है वह। ठीक, तो बिहान का अर्थ क्या होता है, नया सवेरा। छत्तीसगढ़ी शब्द है बिहान, उसका अर्थ होता है नया सवेरा। देखिए 1 जून 2011 को, तो जून 2011 में ही यह योजना प्रारंभ किया गया था। और 1 जून 2011 को प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन 1 जून 2011 को किया गया था। तो देखिए इस समिति का, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन संवर्धन समिति का पंजीयन कब किया गया है, 1 जून 2011 को किया गया था। इसे राज्य में बिहान अर्थात नया सवेरा नाम दिया गया है। तो बिहान के नाम से जाना जाता है। जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति है उसका नाम है बिहान। देखिए अब 1 अप्रैल 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू हुआ था। तो संपूर्ण प्रदेश में जो है यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ है। तो याद रखेंगे यह 1 अप्रैल 2013 जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है वह, और जून 2011 में ही जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वह लागू हो चुका था। अब देखिए अब इसका उद्देश्य देखते हैं हम। तो ये जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो जिस प्रकार उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, वही जो है इसका रहेगा राज्य स्तर पर। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम एक महिला को स्वसहायता समूह से जोड़ना इसका उद्देश्य है। दूसरा, स्व सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक सामाजिक संगठीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना, समूहों के संघ का निर्माण करना, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना का उपलब्ध कराना, ये सभी इसके क्या रहेंगे, उद्देश्य के रूप में रहेंगे। तीसरा देखिए ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम 1 लाख रुपए से अधिक वृद्धि कराना। तो ग्रामीण परिवारों की जो गरीबों की आय है उसे जो है 1 लाख रुपए से वृद्धि कराने के लिए भी यह योजना कार्य कर रहा है। चौथा देखिए मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था करना। तो यह भी इसका उद्देश्य है। चलिए अगला देखिए सामाजिक समावेशीकरण। तो सामाजिक समावेशीकरण वर्तमान में बिहान का क्रियान्वयन समस्त जिले के समस्त 146 विकास खंडों में किया जा रहा है। लाभान्वित परिवार ग्रामीण गरीब एवं वंचित समुदाय, जिसमें आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता, ये सभी जो है लाभान्वित परिवार रहेंगे, गरीब और वंचित समुदाय के लोग। अगला है प्रदेश में कुल एनआरएलएम लक्षित परिवार। तो कितने परिवार है टोटल, तो देख सकते हैं आप, ये एग्जैक्ट डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए लगभग जो है कितना याद, 31 लाख। तो 31,93,000 जो है कितने इसमें एनआरएलएम लक्षित परिवार है में से 28। तो इसमें जो है टोटल परिवार है इसमें से 31,93,288, इसमें से 28,08,221 गरीब परिवार की महिलाओं को 2,61,067 स्व सहायता समूहों में जोड़ा गया है। तो इतने स्व सहायता समूहों में जोड़ा गया है। 2.61 लाख स्व सहायता समूहों में 28 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा गया है। प्रदेश में गठित स्व सहायता समूहों को आवश्यक सहयोग करने हेतु 14,214 ग्राम संगठन एवं 571 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए प्रदेश में स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग कराने के लिए 14,214 क्या है, ग्राम संगठन है, वही 571 संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण किया गया है। देखिए इसके लिए जो है सामाजिक समावेशीकरण के नए आयाम क्या क्या है। तो इसके लिए नए आयाम में पहला है क्या,
सीआरपी चक्र अर्थात कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो सीआरपी चक्र कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, प्रत्येक सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं एवं एक चक्र के दौरान 30 दिवस के लिए संकुल अंतर्गत 2 गांवों जिसमें 15 दिवस प्रति गांव के रूप में रहकर गरीब परिवार की महिलाओं को चिन्हांकित कर स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये किसके द्वारा? सीआरपी द्वारा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा, जिसमें 4 सदस्य होते हैं। 30 दिन का एक योजना रहता है जिसमें 2 गांव में, एक गांव में 15 दिन, दूसरे गांव में 15 दिन, इस प्रकार जो है वहां निरीक्षण करके जो है जो महिलाओं को चिन्हांकित करके स्व सहायता समूहों में जोड़ा जाता है। इनका समूह का प्रबंधन एवं पुस्तक संधारण का प्रशिक्षण देते हैं, इन्हें प्रबंधन किया जाएगा और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही पुराने स्व सहायता समूहों को एनआरएलएम के दायरे में लाने हेतु 11 सूत्रों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? NRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत और उन्हें स्थायी आजीविका के रूप में सशक्त बनाना। इसका प्रारंभ 2019-20 में किया गया था NRETP का। इसके लिए वित्तीय पोषण विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। इसमें 7 जिले शामिल है, छत्तीसगढ़ के 7 जिले शामिल है इसमें, जिसमें रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। इसके जो है 43 विकासखंड, तो 7 जिलों के 43 विकासखंड शामिल है जहां मॉडल संकुल स्तरीय संगठन विकसित किया जाएगा। 2.5 लाख, देखिए मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकलाप स्थापना है तो 2.5 लाख प्रति संगठन दिया जाता है। तो 2.5 लाख जो है एक संगठन में जो है दिया जाता है। वही देखिए 20 लाख का क्या होता है? तो संगठन की वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वियाबिलिटी गैप फंड, तो VGF, तो वियाबिलिटी गैप फंड से 3 किस्तों में 20 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो इसने वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है संगठन को 3 किस्तों में 20 लाख रुपए भी प्रदान किया जाता है। देखिए बिहान के अंतर्गत विशेष जो परियोजना चलाए गए हैं उन परियोजनाओं को अब देख लेते हैं। तो देखिए बिहान के अंतर्गत ही क्या, उत्थान, मिलाप, सृष्टि, समृद्ध बिहान या जिसे स्वाभिमान के नाम से भी जानते हैं, और लैंगिक समानता, ये 5 जो है परियोजना चलाए जा रहे हैं बिहान के अंतर्गत। तो देखिए सबसे पहला क्या है? उत्थान परियोजना। तो उत्थान परियोजना को सबसे पहले देखते हैं। चलिए उत्थान, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका संवर्धन हेतु चलाया जा रहा है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत है, उनके आजीविका संवर्धन के लिए उत्थान परियोजना चला रहा है। शामिल क्षेत्र इसमें 9 जिलों के 14 विकासखंड शामिल है। तो 9 जिलों के 14 विकासखंड शामिल है इसके अंतर्गत, देख सकते हैं। पहला बलरामपुर के 2 विकासखंड है, शंकरगढ़ और वाड्रफनगर विकासखंड, गरियाबंद के 2, गरियाबंद एवं मैनपुर। वही सरगुजा के देखिए, सरगुजा के 4 हैं, मैनपाट, उदयपुर, बतौली और अंबिकापुर, ये 4 जो है सरगुजा के हैं। धमतरी के नगरी विकासखंड, खैरागढ़ छुईखदान के गंडई के जो है छुईखदान विकासखंड, और वही देखिए कबीरधाम जिला का पंडरिया विकासखंड, रायगढ़ जिला का धर्मजयगढ़ विकासखंड, कोरबा जिले का कोरबा और कोरिया जिले का भरतपुर जो है विकासखंड। तो ये सभी जो है 9 जिले के कितने 14 विकासखंड जो है शामिल है इस योजना के तहत। कौन सा योजना? उत्थान योजना, विशेष पिछड़ी जनजाति के उत्थान के लिए चलाया जा रहा है उत्थान योजना। उसके बाद देखिए मिलाप परियोजना। तो मिलाप परियोजना, इसके संबंध में आप कई बार पढ़े भी होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए राज्य में प्रवासी श्रमिकों को, तो ये प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु है। तो प्रवासी श्रमिक है उन्हें आजीविका देने के लिए 2 जिलों में, कौन कौन से? राजनांदगांव और कबीरधाम, ये दोनों लगे हुए हैं, तो इन्हीं से याद रखेंगे। राजनांदगांव और कबीरधाम में जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना चलाया जा रहा है, जो 7 विकास खंडों के 536 ग्राम पंचायत के 987 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है। तो 987 ग्राम है, 536 ग्राम पंचायत, 7 विकास खंड और 2 जिले। इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र की स्थापित किया जा रहा है। तो इसके लिए आजीविका संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें 14,107 परिवारों को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इस डाटा को आप याद रख सकते हैं, 14,107 परिवारों को जोड़ा गया है स्व सहायता समूहों से। तो याद रखेंगे मिलाप परियोजना कौन से जिले में? राजनांदगांव और कबीरधाम में चल रहा है। ठीक, प्रवासी श्रमिकों को आजीविका देने के लिए यह योजना चलाया जा रहा है। अगला देखिए सृष्टि परियोजना। ये सृष्टि परियोजना, तो इसका देखिए, इसके पहले तो देख लीजिए सृष्टि का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सृष्टि का फुल फॉर्म है सेल्फ रिलियंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। ठीक, तो यह जो है हेल्थ, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित योजना है। तो सृष्टि परियोजना इस मिशन अंतर्गत प्रदेश में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अंतर्गत ग्रामीण समुदाय में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन एवं पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि परियोजना प्रारंभ किया गया है। इसके लिए देखिए 3 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 3 जिलों के 3 विकास खंडों में, कौन कौन से हैं? रायपुर जिला का तिल्दा विकास खंड, धमतरी जिला का मगरलोड विकास खंड और वही जो है सरगुजा जिला का लखनपुर विकास खंड। तो रायपुर का तिल्दा, धमतरी का मगरलोड और सरगुजा का लखनपुर, ये 3 विकास खंडों में किया जा रहा है इसका संचालन सृष्टि परियोजना का। अगला देखिए स्वाभिमान या समृद्ध बिहान कार्यक्रम। स्वाभिमान के नाम से भी जाना जाता है, समृद्ध बिहान कार्यक्रम के नाम से जाता है। इसके अंतर्गत गठित महिला समूहों
के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर करने हेतु विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर में पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था स्वाभिमान या समृद्ध बिहान कार्यक्रम को। तो देखिए इसका जो है संबंध किससे, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए है। समृद्ध बिहान कार्यक्रम प्रदेश में 32 जिलों के 68 विकास खंडों में संघन रूप से तथा 19 जिलों के 48 विकास खंडों में 80 विकास खंडों के 80 संकुल स्तरीय संगठन में यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये 32 जिलों के 68 विकास खंडों में संघन रूप से किया जा रहा है, साथ ही 19 जिलों के 48 विकास खंडों के 68 संकुल स्तर में यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वाभिमान समृद्धि। तो ये महिला स्वास्थ्य से एवं पोषण संबंधित योजना है। अब आगे देख सकते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता एनआरएम की रणनीति के तहत लैंगिक समानता संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिशन अंतर्गत 31 जिलों के 68 विकास खंडों के 188 संकुल स्तर संगठनों के साथ जेंडर समानता हेतु कार्य किया जा रहा है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है लैंगिक समानता। तो यह किसके लिए है, लैंगिक समानता जेंडर समानता के लिए कितने 68 विकास खंडों 31 जिलों के 68 विकास खंडों के 188 संकुल स्तर पर किया जा रहा है इसका क्रियान्वयन। चलिए अब आगे देखिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये एक नया योजना था जो 2022 में लाया गया था, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे रीपा के नाम से जाना जाता है, रीपा। ठीक, तो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 को। तो ये पूछा भी गया है एग्जाम में, रीपा का प्रारंभ कब, 2 अक्टूबर 2022 को। सर अभी जो है यह वर्तमान में कार्यरत योजना नहीं है, इसे अभी रोक दिया गया है इस योजना को। इसका उद्देश्य क्या है, गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना तथा ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाना एवं ग्रामीण संस्था अर्थव्यवस्था को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक विकास खंड के में दो गौठानों को रीपा के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो यह रीपा फिर इसका 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रख दिया गया था। तो प्रत्येक विकास खंड के 2 जो गौठान है, तो गौठान योजना भी चला था, तो गौठानों को क्या बनाया जाएगा, रीपा के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे राज्य में 300 रीपा का चयन किया गया था। तो पूरे राज्य में जो है 300 रीपा का चयन किया गया था। ठीक, तो ये महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना अभी जो है इसका जो कार्य नहीं चल रहा है इसमें। चलिए अगला देखिए वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन में चक्रीय निधि दिया जाता है। तो चक्रीय निधि ऐसे महिला स्व सहायता समूह को 3 माह के 5 सूत्र तथा 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदान किया जाता है। दूसरा है सामुदायिक निवेश कोष। इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, सामुदायिक निवेश कोष के रूप में। अगला देखिए बैंक सखी या बैंक मित्र। तो बैंक सखी या बैंक मित्र के रूप में बैंक मित्र या बैंक मित्र जो है बैंक एवं महिला स्व सहायता समूह के बीच पूल का कार्य करता है। तो एक बैंक मित्र का भी क्या किया जाता है, इसका जो है एक पद होता है बैंक शाखाओं में जो है इसका नियुक्त किया जाता है बैंक मित्र, जो बैंक एवं महिला स्व सहायता समूह के मध्य जो है पूल का कार्य करता है। जिन बैंक शाखाओं में 50 से अधिक महिला स्व सहायता समूह बचत खाता खुला हुआ है, 50 से अधिक अथवा 30 स्व सहायता समूहों का ऋण खाता खुला हो, उनमें एक बैंक मित्र नियुक्त किया जाता है। तो उस बैंकों में एक बैंक मित्र नियुक्त किया जाता है, जिसे बैंक सखी या बैंक मित्र के नाम से जानते हैं। बैंक मित्र का मानदेय जो है 3,000 रुपए प्रति माह रहता है। तो उन्हें अलग से जो है उनका सैलरी रहता है, उससे अलग से 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। बैंक मित्र का मानदेय प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत के माध्यम से दिया जाता है। तो पहले 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत देगा, उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से दिया जाएगा। वर्तमान में कुल 1432 बैंक मित्र या बैंक सखी कार्यरत है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1432 जो है बैंक मित्र या कह सकते हैं बैंक सखी जो है कार्यरत है। चलिए अगला देखिए वित्तीय साक्षरता, जिसे सीआरपी हम देखें। सीआरपी क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो इसके अंतर्गत वित्तीय साक्षरता प्रत्येक संगठन विकास खंड में 12 से 16 वित्तीय साक्षरता का चयन किया गया है। 33 जिलों के प्रति जिला 4 सदस्यीय प्रशिक्षक दल को नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बेंगलोर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी ये कहाँ है, बेंगलोर में है। तो इसके माध्यम से जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सभी सदस्यों को 4 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए अब देखिए बीसी सखी। तो ये भी जो है क्या है, बैंक सखी है। तो बीसी सखी जो है ये बैंकिंग कंसल्टेटिव सखी होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3,750 बीसी सखी है। तो ये जो है बैंकिंग सखी है। तो इसके तहत जो बैंक की सुविधा है, तो बैंक की सुविधा जो है जो स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को बैंक संबंधी जितने भी सुविधा है वे बीसी सखी के माध्यम से उनके संबंध में जानकारी दिया जाता है। तो इसकी संख्या कितना है, बीसी सखी। तो इसे बीसी सखी के नाम से जाना जाता है, इसे बीसी सखी। और एक बैंक सखी है। तो बैंक सखी अलग है, याद रखेंगे बैंक सखी अलग है, और ये बैंक मित्र या बैंक सखी अलग है, और ये जो है बीसी सखी अलग है।
ठीक। तो बीसी सखी में क्या होता है, इनके द्वारा सभी बैंक सुविधाओं की जो है जानकारी दिया जाता है। इनकी संख्या कितने हैं, तो बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है कितना, 3750 बीसी सखी अभी कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। आजीविका संबंधी जो गतिविधियां की जाती है उनके देख लेते हैं अब। देखिए ये वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो गया है, चलिए इसे देख लेते हैं। इसके संबंधित आजीविका संबंधित गतिविधि थोड़ा सा और बचा हुआ है, यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सामुदायिक आधारित संवहनी कृषि, तो सामुदायिक आधारित होता है गतिविधियों में पहला इसका उद्देश्य स्व सहायता समूहों से जुड़ी गरीबी अति गरीब महिलाओं को संवहनी आजीविका से जोड़ना, कृषि को स्थानीय संसाधन जैसे नाडेप खाद, केंचुआ खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित कर लागत कम करना एवं उत्पादन व आय को बढ़ाना इसका क्या कार्य रहता है। इसी कड़ी में राज्य के 33 जिलों के 120 विकास खंडों में 11,000 गांवों के 50 से 100 महिला कृषकों का चयन किया गया है। तो महिलाओं को यह सामुदायिक आधारित संवहनी कृषि से जोड़ा जा रहा है। अगला देखिए कृषक उत्पादक कंपनी। कृषक उत्पादक कंपनी मिशन अंतर्गत कृषि उत्पादक कंपनी को 50 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 45 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा 5 लाख रुपए आधारभूत संरचना के लिए रहता है। 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया जाता है, तो 10 महिला कृषक उत्पादकों द्वारा किया जाता है। 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन जिला रायपुर, तो अभी तक के 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है और नए चार नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन जिला रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा और गरियाबंद में किया गया है। 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी, कितने संख्या है 4, रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा और गरियाबंद में। उत्पादक समूह को देखिए, उत्पादक समूह इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 373 महिला उत्पादक समूहों का गठन, तो ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादक समूह कितने हैं, 373 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जाना था। अब तक के कुल कितने 1434 महिला उत्पादक समूहों का गठन कर दिया गया है। तो अभी तक जो है कितना हो गया 1434 समूह का गठन कर 37,554 महिला सदस्यों को जोड़ा गया है। तो अभी तक इतने समूह है उत्पादक समूह 1434, और इसी वर्ष 2023-24 में कितना लक्ष्य रखा गया था 373 महिला उत्पादक समूह का गठन करने का। इसके माध्यम से मक्का, अमचूर, इमली, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सुगंधित चावल का प्रसंस्करण एवं विपणन कार्य किया जाता है। तो उसके लिए प्रसंस्करण और विपणन कार्य किया जाता है उत्पादक समूह द्वारा। मिशन अंतर्गत गठित उत्पादक समूह को राशि 2 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 1.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी और 50,000 रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए दिया जाता है। ठीक, 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के लिए और 50,000 जो है आधारभूत संरचना के लिए रहता है। अगर देखिए एकीकृत कृषि संकुल इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7 जिलों के कुल 11 विकास खंडों के कुल 162 ग्रामों से कुल 12,250 महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसके संख्या याद रखेंगे 7 जिलों, तो 7 जिलों के 11 विकास खंड में 162 ग्राम, जिसमें कितने स्व सहायता समूह 12,250 स्व सहायता समूह को जोड़ा गया है एकीकृत कृषि संकुल के माध्यम से। चलिए अगर देखिए आजीविका अंतर्गत कार्यरत कैडर, तो कौन कौन से कैडर कार्य करते हैं। एक कृषि सखी, तो कृषि सखी राज्य में कुल प्रशिक्षित कितने हैं 10,480 कृषि सखी है। वहीं पशु सखी कितने हैं 10,479, तो 10,479 है और ये 80 है, एक कम है पशु सखी जो है कृषि सखी से। और वही देखें कृषि उद्योग सखी, तो कृषि उद्योग सखी की संख्या कितने हैं 1434, तो हम इसे पहले भी देखे हैं कृषि उद्योग सखी जो है 1434 है। चलिए अब आगे देखते हैं एनआरटीपी अंतर्गत वैल्यू चैनल परियोजना। तो इसके अंतर्गत वैल्यू चैनल परियोजना चल रहा है। एनआरटीपी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम में वैल्यू चैन परियोजना अंतर्गत एक कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 3 विकास खंड क्रमशः छुई खदान, खैरागढ़ और सहसपुर लोहारा के 290 ग्राम जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए वैल्यू चैन परियोजना चल रहा है एनआरटीपी के अंतर्गत, वैल्यू चैन परियोजना चल रहा है कौन से 2 जिले, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में। तो अब जो है इसे खैरागढ़ जिले भी ले सकते हैं, खैरागढ़ छुई खदान जिला, क्योंकि ये छुई खदान खैरागढ़ ये सब किसे खैरागढ़ छुई खदान, और ये सहसपुर जो है किसमें आता है सहसपुर लोहारा पर कबीरधाम जिले में आता है। तो इसके अंतर्गत जो है यह चल रहा है। टूल बैंक जिसे कस्टम हायरिंग सेंटर कहा जाता है, टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर छोटे मंझोले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराए के प्रदाय करने हेतु टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अब तक कुल 1347 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना किया गया है। तो देखिए किसानों को जो है इसे कृषि यंत्रों की किराए में प्रदान करने के लिए टूल बैंक या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर, इसके अंतर्गत जो है कृषि करने के लिए जो आवश्यक टूल रहते हैं, यंत्र रहते हैं, उनको जो है किराए में दिया जाता है। ऐसे सेंटर कितने बन गए हैं अभी तक छत्तीसगढ़ में 1347 कस्टम हायरिंग सेंटर या इसे टूल बैंक भी कह सकते हैं, ये हैं। ये देखिए स्वेप योजना, तो ये स्वेप प्रोग्राम क्या है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस स्वेप को उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर गांवों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और गरीबी बेरोजगारी को कम करना है। तो देखिए इसके माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान किया जाता है स्वेप के अंतर्गत।
स्व सहायता समूह ग्राम संगठन एवं बैंकिंग सिस्टम में से अपने उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सुविधा पहुंचाने में सहायता करता है। योजना का संचालन कुल 9 विकास खंडों में किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग संस्था EDII अहमदाबाद, तो EDII अहमदाबाद के द्वारा 2 विकास खंड अंबिकापुर एवं बैकुंठपुर में कार्य किया जा रहा है। योजना अंतर्गत अब तक कुल 18,264 उद्यमों को बढ़ावा दिया जा चुका है। देखिए, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर सूक्ष्म उद्यमों को व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उप जिला स्तर पर एक व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 4 जिलों कौन कौन से, बस्तर, रायपुर, सरगुजा और राजनांदगांव, इन 4 जिलों पर जो है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना किया गया है। तो ये सब भी डाटा इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां जो है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। तो कहां है, बस्तर, रायपुर, सरगुजा और राजनांदगांव में, ये 4 जिलों में जो है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर जो है स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित। तो इतना हमें पढ़ना था राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना और इसके बाद की योजना, तो इन्हें जो है हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां तक हम इसमें कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।